अब देख लेते हैं हमारे एंजाइम। ठीक है, तो पाचन संबंधित एंजाइम। तो ग्रंथि देखते हैं, ग्रंथि रस देखते हैं। जैसे तुम्हारा लार से जो टाइलिन निकलता है वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और जठर से जो पेप्सिन निकलता है, जठर में जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोज में बदल देता है। और रेनिन क्या करता है, केसिन जो दूध में उपस्थित है, केसिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर पेंटोस में बदल देता है। और रेनिन क्या करता है, केसिन, ये केसिन दूध में उपस्थित होता है, केसिन प्रोटीन को तोड़कर क्या करता है, पैराकैसिनेट में बदल देता है। रेनिन का ये काम है। उसके बाद वो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन के द्वारा बनाए गए पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन का काम है, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है, पेप्सिन के द्वारा बनाए गए पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स अर्थात पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो अम्ल में बदल देता है। फिर अग्नाशय रस में जो ये एमाइलेज होता है, ये क्या करता है, टाइलिन के द्वारा बनाए गए माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो एमाइलेज क्या करता है, टाइलिन के द्वारा बनाए गए माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद देखो ग्रंथियाँ देख लेते हैं। तो ये मानव शरीर में ऐसे अंग हैं जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं थॉमस एडिसन। तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है, थॉमस एडिसन है। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग है। कौन सा ज्ञात रोग है, एडिसन रोग है, जो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। हार्मोन व एंजाइम का स्त्रवण ग्रंथियों के द्वारा होता है। हार्मोन और एंजाइमों का जो स्त्रवण होता है, इसके द्वारा होता है, ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को। और विभिन्न पदार्थों का पाचन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, विभिन्न पदार्थों का पाचन देख लेते हैं। देखो पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसका सबसे पहले पाचन मुख गुहा में होता है। तो पदार्थ क्या है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, जो इसका पाचन सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा में होता है। तो मुख गुहा में क्या है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मुख गुहा में जो टाइलिन है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। फिर ये क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट आमाशय में इसका पाचन नहीं होता है। फिर इसका छोटी आंत में एमाइलेज क्या करता है, जो ये माल्टोज है, एमाइलेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है छोटी आंत में। ठीक है, फिर वसा जो है इसका पाचन केवल छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, केवल छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में क्या करता है, लाइपेज वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। ये वसा का पाचन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और फिर छोटी आंत में एमाइलेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और वसा जो इसका पाचन छोटी आंत में ही होता है, लाइपेज क्या करता है, वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। उसके बाद जैसे प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका पाचन सबसे धीमा होता है। प्रोटीन का पाचन सबसे धीमा होता है। मुख गुहा में इसका पाचन होता नहीं है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पेप्टोस में बदल देता है। तो पेप्सिन और रेनिन क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को क्या करते हैं, पेप्टोस में बदल देते हैं। कहाँ, आमाशय में। फिर छोटी आंत में क्या होता है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो क्या करता है, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स अर्थात अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, आमाशय और छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन सबसे धीरा होता है। ठीक है, उसके भोजन को मुख गुहा में बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। आमाशय में क्या कहते हैं, उसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और छोटी आंत में उसको क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं या काइल कहते हैं। ठीक है, काइल। तो भोजन जो होता है मुख गुहा में उसको बोलस बोला जाता है, आमाशय में काइम बोला जाता है और छोटी आंत में काइल बोला जाता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर की होती है। ठीक है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर, जिसमें क्या आता है, मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, आमाशय आता है, व आंत की लंबाई शामिल होती है। तो आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है, 9 मीटर में जिसमें मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत की लंबाई शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद अब ग्रंथियों के प्रकार देख लें। तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। एक बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं
जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं जिसको मिक्स ग्लैंड्स बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि आती है, पीनियल आती है, थायराइड ग्रंथि आती है, थाइमस ग्रंथि आती है, इड्रिनल ग्रंथि आती है, जनन ग्रंथि आती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में यकृत आती है, श्वेत ग्रंथि आती है, लेक्रोइमल आती है, श्लेष ग्रंथि आती है, लाल ग्रंथि आती है, मेरी ग्रंथि आती है। और मिश्रित में एक ही ग्रंथि है, वो है अग्नाशय, जिसको पैनक्रीज ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो ये देखो हमारी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, देखो ये पीनियल ग्लैंड्स है तुम्हारी, क्या है तुम्हारी पीनियल ग्लैंड्स है। ठीक है, देखो यहाँ से पीछे से दिखाया गया है, फ्रंट से दिखाया गया है। ठीक है, ये एकदम मान लो हमारे जो सर पे हम ध्यान लगाते हैं तो समझो पीनियल ग्लैंड्स पे ही जोड़ पड़ता है जब हम लोग ध्यान लगाते हैं। ये जस्ट इसके सामने यहाँ पर है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स या और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, ये देखो है। ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे। ठीक है, तो ये सामने से देखोगे तो ये एकदम आँख के जो हमारी चुकटी है उसके पीछे उसी सीध में रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। उसके बाद ये थायराइड ग्रंथि है। क्या है तुम्हारी, देखो ऐसे देखो पास, तो ये थायराइड ग्रंथि गर्दन में होती है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, या पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है। ये थाइमस है। ठीक है, तुम्हारा ये थाइमस है। ये पैनक्रीज तुम्हारा अग्नाशय है। और एड्रिनल ग्लैंड्स है ये वाली तुम्हारी। ठीक है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। देखो ठीक है, अधिवृक्क। और ये तुम्हारा ओवरी है। ठीक है, महिलाओं में ओवरी होती है, पुरुषों में ओवरी होती नहीं है। ठीक है, और इनका पुरुषों में तुम्हारा टेस्टिकल होता है। क्या होता है, टेस्टिकल होता है। और इनमें प्लेसेंटा होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम आता है प्लेसेंटा। ठीक है, ये हो गई ग्रंथियाँ। इनके बारे में देखेंगे तो ग्रंथियाँ क्या है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन व एंजाइम से होता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किससे होता है, तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन और एंजाइम से होता है। हार्मोन व एंजाइम का स्त्रवण अंतःस्त्रवी तंत्र के द्वारा होता है। तो हार्मोन और एंजाइम का स्त्रवण कौन करती हैं, ये अंतःस्त्रवी तंत्र ग्रंथियाँ करती हैं। वो अंतःस्त्रवी तंत्र के अध्ययन को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, हमने पहले देख लिया। ठीक है, थॉमस एडिसन को अंतःस्त्रवी विज्ञान का जनक कहा जाता है, हमने भी पढ़ा। ठीक है, ग्रंथि एक प्रकार का रसायन निकालती हैं। यह रसायन एंजाइम या हार्मोन हो सकता है। ग्रंथियाँ तीन प्रकार की हमने देखा था, अंतःस्त्रवी, बाह्यस्त्रवी और मिश्रित ग्रंथियाँ। अंतःस्त्रवी ग्रंथियाँ किसे बोलते हैं, जिनके द्वारा हार्मोन का स्त्रवण होता है। ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, जिससे हार्मोन का परिवहन सीधे रक्त से होता है। कैसे होता है, रक्त से होता है। तो अंतःस्त्रवी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इनसे हार्मोन निकलता है। ठीक है, और ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, अंतःस्त्रवी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, तो जिससे हार्मोन का परिवहन सीधे किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। उदाहरण जैसे पीयूष ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, जिसको पैराथायराइड ग्रंथि अंग्रेजी में बोलते हैं। बाह्यस्त्रवी ग्रंथि क्या होती हैं, ये ग्रंथियाँ जिनके द्वारा एंजाइम का स्त्रवण होता है। क्या होता है, एंजाइम का स्त्रवण होता है। तो बाह्य तो तुम्हारी जो बाह्य ग्रंथियाँ होती हैं, बाह्यस्त्रवी ग्रंथियाँ, इनके द्वारा किसका स्त्रवण होता है, एंजाइम का होता है। और ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। तो अंतःस्त्रवी में यही अंतर है कि नलिका युक्त हो रहती हैं। क्या रहती है, नलिका युक्त रहती हैं। जैसे तो अंतःस्त्रवी ग्रंथियाँ तो इसमें हार्मोन का स्त्रवण होता है और इनमें नलिका नहीं होती है। और क्या कहते हैं, अंतःस्त्रवी में। और बाह्य जो स्त्रवी ग्रंथियाँ हैं भाई, बाह्य होंगी थोड़ा तो नलिका की जरूरत पड़ेगी ना हार्मोन को सही जगह पे पहुँचने के लिए। तो और इनमें नलिका होती है और इनसे एंजाइम की जगह एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, इनसे एंजाइम का स्त्रवण होता है। अंतःस्त्रवी ग्रंथि में हार्मोन का स्त्रवण होता है, ये याद रखना। तो अंतःस्त्रवी में हार्मोन का स्त्रवण होता है और इनमें नलिका नहीं होती है। बाह्यस्त्रवी ग्रंथियों में एंजाइम का स्त्रवण होता है और इनमें नलिका युक्त होती हैं। उदाहरण है श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है, यकृत ग्रंथि, दूध ग्रंथियाँ, तिल ग्रंथि, ये है तुम्हारी बाह्यस्त्रवी ग्रंथियाँ। मिश्र ग्रंथि क्या है तुम्हारा, इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रवण होता है। जैसे तुम्हारा ये अग्नाशय ग्रंथि है, क्या तुम्हारा अग्नाशय ग्रंथि, इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रवण होता है, उसको मिश्र ग्रंथि कहते हैं। प्रमुख ग्रंथि उनसे निकलने वाले हार्मोन देख लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को हार्मोन से निकालने में क्या करती है, मदद करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सर्वाधिक 13 हार्मोन्स इसी ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे सबसे ज़्यादा 13 हार्मोन का स्त्रवण करती है और अन्य ग्रंथियों को हार्मोन निकालने में मदद भी करती है, उनको मोटिवेट करती है, डीमोटिवेट करती है, सब इसी का काम है पीयूष ग्रंथि का। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, प्रमुख हार्मोन देखो, STG है, STH है, STH जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है। अगर इसकी ज़्यादा कमी हो गई तो बौना हो जाएगा, और अगर अधिकता भी हो गई तो भीमकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। मतलब एकदम भीम जैसे खली बन गया था, उसमें इस हार्मोन की अधिकता हो गई होगी। ठीक है,
गिगैंटिज्म जिसको बोलते हैं, गिगैंटिज्म बोलते हैं, भीमकाय शरीर हो जाएगा। दूसरा हार्मोन है MSH, ठीक है, मेलानाइसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको यह हार्मोन त्वचा की सुरक्षा करता है। MSH क्या करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है और इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है। फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। यह हार्मोन गाय भैंस में दूध उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है और यह हार्मोन मनुष्य के अंदर दुख, दर्द, प्रेम, सोशल बॉन्डिंग कराने में भी मदद करता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखो गाय भैंस में क्या करता है, दूध उत्पादन में मदद करता है, सहायक होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही मनुष्य के अंदर दुख, दर्द, प्रेम, सोशल बॉन्डिंग तब सोशली सामाजिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये ना होगा तो प्रेम वगैरह दुख वगैरह कुछ आदमी महसूस नहीं करेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन यह वृद्धि हार्मोन जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि और दूध के स्रावन को प्रेरित करता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये वृद्धि हार्मोन है जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करता है और दूध के स्रावन को क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ADH इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन से बोलते हैं। इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। इसी कमी से यूरिन में सांद्रता आ जाती है। इसी कमी से क्या हो जाएगी, यूरिन में सांद्रता आ जाएगी जिससे किडनी फेल होने का डर रहता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि के सारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जाता है पीनियल ग्रंथि। क्या होती है पीनियल ग्रंथि, जो हमारे एकदम यहाँ सर के माथे पे होती है, माथे के पीछे होती है, ठीक, वही है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। कहाँ होती है, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में होती है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है, ठीक है, इसलिए जैविक घड़ी बोलते हैं। ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। पीनियल ग्रंथ से स्रावित जो हार्मोन है उसको मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नींद के चक्र को क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। अंधेरे में इसका स्रावन अधिक और दिन में क्या होता है, कम होता है। बच्चों में इस हार्मोन का स्रावन अधिक होता है, बूढ़ों में कम होता है। बच्चों में इसका ज़्यादा होगा इसलिए बच्चे ज़्यादा सोते हैं, बूढ़ों में एक कम होगा इसलिए बूढ़ों की नींद कम आती है। और वो फिर जब लोग बूढ़े कम लोग सोते हैं तो घर में लोग जो युवा बच्चे और जो युवा लोग होते हैं तो कहते हैं ये बूढ़ों के नींदों नहीं आते हैं। तो भाई इसमें बायोलॉजिकल डिफेक्ट रहता है क्योंकि इसमें उनमें मेलाटोनिन हार्मोन कम असर होता है, इसलिए बूढ़े लोगों को नींद कम आती है, जल्दी जग जाते हैं। इसलिए जो लोग इस बात को सुन रहे हैं थोड़ा अपने घर में बूढ़ों लोगों की इज्जत करें क्योंकि हम सभी को एक दिन बूढ़ा ही होना है और इस हार्मोन की कमी ही होगी हम लोगों में, तो हमको भी कम नींद ही कम आएगी, ठीक है। इसलिए हमें बूढ़ों के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, उनकी गलती नहीं होती है, ये बायोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। बच्चों में इस हार्मोन का स्रावन ज़्यादा होता है इसलिए बच्चे ज़्यादा सोते हैं, बूढ़ों में कम होता है इसलिए बूढ़े इसको कम सोते हैं, ठीक है। जन्म से अंधा होने पर मेलाटोनिन हार्मोन के कारण है, ठीक है, जल्दी युवा अवस्था आ जाती है। जो जन्म से अंधे होते हैं उनमें मेलाटोनिन हार्मोन का कारण होता है, ठीक है, वो जल्दी युवा अवस्था में आ जाती है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि आती है। यह ग्रंथि गले में स्थित होती है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय ग्रंथि है। इसका आकार एच के जैसा होता है, हमने भी देखा है चित्र में, ठीक है। इसके द्वारा थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन स्थापित होता है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है जिसको गोइटर बोलते हैं, घेंगा रोग हो जाता है। और कैल्सीटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर निकलता है, ठीक है। कैल्सीटोनिन हार्मोन कब निकलता है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो निकलता है। अब आता है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है, यह ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इसकी संख्या 4 होती है, क्या होती है, 4 होती है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कमी होती है तब पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन होगा। इसी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, अधिकता से कमी हो जाएगी अगर इसकी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टिटेनी रोग हो जाएगा। अगर पैराथार्मोन कम हो जाए तो टिटेनी रोग हो जाएगा और अधिकता हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, हड्डी में छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, हड्डियों में छिद्र का रोग हो जाता है, ठीक है, जिससे हड्डियाँ अब मतलब थोड़ा जोर पड़ेगा तो टूट जाती हैं। थाइमस ग्रंथि आ जाता है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि छाती में स्टर्नम हड्डी के पीछे होती है। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, छाती में जो है स्टर्नम हड्डी के पीछे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि को पतरच्छी ग्रंथि भी कहते हैं, थाइमस ग्रंथि को। यह ग्रंथि हमारे श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है,
तो थाइमस ग्रंथि क्या करती है, हमारी WBC को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में वसा के जमा होने के कारण क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है। इस हार्मोन की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो तुम्हारा जो थाइमस ग्रंथ से है थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। और इसको देखो ये भी याद रखना कि ये क्या कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग देती है, किसके, श्वेत कणिकाओं को ट्रेनिंग देती है, इंपॉर्टेंट है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल या तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है, हमारी किडनी के ऊपर, गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एड्रीनेलिन क्या होता है, एड्रीनेलिन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, और कार्टिसोल प्रमुख हार्मोन है। ठीक है, एड्रीनेलिन और कार्टिसोल प्रमुख हार्मोन है। एड्रेलिन जो एड्रीलेनी हार्मोन है, ठीक है, एड्रेलिन हार्मोन जो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, लड़ो और भागो। ठीक है, एड्रेलिनकन हार्मोन की कमी से मनुष्य अपने दुखों, अपने आप को दुखी समझने लगता है। अगर ये एड्रेनेलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मनुष्य हमेशा अपने आप को दुखी समझने लगेगा। ठीक है, दुखी ही रहेगा। एड्रेनेलिन हार्मोन मनुष्य के क्रोध व रक्त दाब को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेक्स व भीतरी भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, मेडुला कहते हैं। किडनी के कार्टेक्स भाग में कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। तो किडनी के कार्टेक्स भाग में कार्टिसोल हार्मोन निकलता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो कार्टिसोल हार्मोन को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। यह अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल ग्रंथ से ही निकलता है। ठीक है, इसको जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं, ध्यान रखना। जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं, महिला सेक्स हार्मोन को ठीक है एस्ट्रोजन बोलते हैं। महिला सेक्स हार्मोन क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन बोलते हैं। और पुरुष सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, इसमें एस्ट्रोजन आता है, इनमें एंड्रोजन। पुरुष में वसण की लैंडिंग कोशिका से, ठीक है, तो तुम्हारे जो लैंडिंग सेल होती है पुरुष की, उससे हमारा एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। और पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। अगर पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास में को प्रेरित करता है। महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भधारण की स्थितियों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है तुम्हारा, रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव में मदद करता है। रिलैक्सिन जो हार्मोन है प्रसव में मदद करता है। सब जनन ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जिसको पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, अंतः या बाहरी ग्रंथि, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है ना। अग्नाशय में अल्फा, बीटा, डेल्टा व एफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के लैंगरहैंस द्वीप, ठीक, लैंगरहैंस द्वीप को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के लैंगरहैंस द्वीप से तुम्हारी इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, ध्यान रखना। अग्नाशय की अल्फा कोशिका से ग्लाइकोगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से, ठीक है, सेमेस्टोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। तो अग्नाशय की अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन और डेल्टा कोशिकाओं से, ठीक है, तुम्हारा क्या निकलता है, सेमेस्टोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है और अधिकता से हाइपोग्लासीमिया रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाएगा, और अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो हाइपोग्लासीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, जस्ता धातु पूछ सकता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के सब घटनाचक्र के नोट्स बनाए हैं उन्होंने, उन्हीं के नोट्स हैं ये। ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथि जो है नेत्रों में पाई जाती है, जिनके द्वारा आंसू का स्रवण होता है। तो लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, नेत्रों में, उनके द्वारा आंसुओं का स्रवण होता है। श्लेष्म ग्रंथि जिसको म्यूकस ग्लैंड्स बोलते हैं, नाक, श्वास नली, ट्रेकिया और आमाशय श्लेष्म का स्रवण करती है। श्लेष्म ग्रंथि नाक, श्वास नली और आमाशय में श्लेष्म म्यूकस का स्रवण करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तुम्हारे ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तुम्हारा थायराइड ग्रंथि है। और बेवर ग्रंथि जीभ में स्थित होती है, जो लार का संग्रहण करती है। ठीक है,
इसके बाद सदंतर हम बात पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।